हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, आज से हम लोग एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर बात करेंगे। खूब पढ़ लिया, कॉस्टिंग कॉस्टिंग कॉस्टिंग, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, कई सारे डिसीजंस ले लिए। डिसीजंस तो ले लिए, लेकिन क्या वो हम लोगों ने बिल्कुल एक प्रैक्टिकल सिनेरियो को देख करके लिए थे, या हमें एक डेटा दे दिया गया था? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दोज डेटा, इधर में बी एक्चुअल और हाइपोथेटिकल, we were just calculating the things by using the calculator. But now we will be given a practical scenario, a practical story, and according to that we are needed to solve the problem. अब हमें उन चीजों को प्रैक्टिकली फाइंड आउट करने हैं, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है और उसका रिजल्ट बताना है रीजन के साथ। उनका हमें एक कंक्लूजन देना है। अच्छा, एक बात बताइए, वी आर जस्ट हेयर टू डू द स्टडी ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक वर्ड इज कि ऐसी जगह, ऐसी चीज जिस पर हम रणनीति तैयार करते हैं, चक्रव्यूह तैयार करते हैं। अच्छा, स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट यानी मैनेज करना चीजों को। प्रॉब्लम है तभी तो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इफ देयर इज नो प्रॉब्लम, नो नीड ऑफ मैनेजमेंट एट ऑल। और किससे रिलेटेड? कॉस्ट से रिलेटेड, चाहे वो प्रॉफिट को लेकर के हो, चाहे कॉस्ट से रिलेटेड हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम लोग यहां पर उन्हीं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। ये जो क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं, ऑल दीज आर फ्रॉम योर केस स्टडीज, ऑल दीज आर पिक्ड आउट फ्रॉम योर आईसीआई मटेरियल डाइजेस्ट, केस डाइजेस्ट। जरा देखते हैं क्या बोला गया है इस पर्टिकुलर केस में। क्या बोला गया है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें करना क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, नाउ इफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो उसमें डरने और घबराने वाली बात नहीं है। आज तक जो आपने पढ़ा है, जितना आपने ऑब्जर्व किया है, जितना आपने चीजों को समझा है, मनन किया है, अब उन चीजों को आपको राइट अप करना है। दैट्स इट। उन चीजों को आपको सिक्वेंशियली लिखना है। हम लोग करने क्या जा रहे हैं? हम लोग एक प्रैक्टिकल केस पढ़ने जा रहे हैं। जब जब या जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा या केस को मैं डिस्कस करूंगा, साथ के साथ मैं अपने पॉइंट्स भी नोट करता जाऊंगा। या जब हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, तो उसमें अपने आप को एक पार्टी बना लीजिए, जिस पार्टी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है ना। जैसे मान लीजिए ये सामने है, बीए इज द सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन इन द कंट्री। नाउ ट्राई टू बी योर सेल्फ एज अ बीए। BA means not Bachelor of Arts. BA means this is the name of the company of airline. आप बन जाइए कि आप BA हैं। अब आपको डिसीजन लेना है। जैसे मुझे इस सिनेरियो को बारे में मुझे मालूम है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि आपको अपने आप को एक पार्टी बना लेना है जिसके बारे में डिसीजन लेना है। उन पॉइंट्स को नोट करते हुए चलना है जो आपको इंपॉर्टेंट नजर आते हैं, और उसके बाद हमें उस पर डिसीजन देना है। उसके बाद हमें उस पर डिसीजन देना है। एक एक चीज करके देखेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से। जो चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी मैं हाईलाइट करूंगा। बाद में देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है। वेरी इजी टू डील सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं। नाउ इट इज अप टू यू कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं केस स्टडीज 20 मार्क्स का आया ये, अब आपके राइटिंग स्किल पर डिपेंड करेगा आप टीचर से कितने मार्क्स निकाल लेते हैं। बेसिकली अगर आपने थॉरोली पढ़ा हो कॉस्ट को, तो वो चीजें तो आराम से समझ में आएंगी कॉस्ट से रिलेटेड। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस तो करूंगा ही करूंगा। यहां पर स्टार्ट किया जाए। पक्की बात है, बीए इज द सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन इन द कंट्री एक्स। एक कंट्री है, एक देश है, और उसमें एक एयरलाइन कंपनी है, और उस एयरलाइन कंपनी का नाम है बीए। एविएशन इंडस्ट्री इन द कंट्री एक्स इज ग्रोइंग फास्ट। अब इस कंट्री में जो एविएशन इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इन 2011 45 मिलियन पीपल ट्रेवल्ड टू फ्रॉम और विद इन द कंट्री। यानी अगर हम बात करें 2011 की, तो 45 मिलियन ट्रेवलिंग हुई है टू और फ्रॉम विद इन। ओके,
अब कहता है बाय 2020 दैट डबल्ड टू 100 मिलियन। अब 2020 में ये 100 मिलियन तक पहुंच गया। सोचो कितनी तेजी से ग्रो किया है, बहुत तेजी से ग्रो किया, जस्ट डबल हो गया। और कहता है दिस नंबर इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल टू 300 मिलियन। एक्सपेक्टेड होने की चांस है 2030 में ये इंडस्ट्री हमारी 300, ये इंडस्ट्री नहीं, इस कंपनी का ट्रेवलिंग 300 मिलियन होने वाला है। इस कंट्री के बारे में बोल रहा है, इस कंट्री के बारे में, ठीक है ना। 2020 तक ये 100 मिलियन हो जाएगा और 2030 तक ये 300 मिलियन तक इसके ट्रेवलर्स हो जाएंगे। और कहता है ऑल्सो बाई 2025 कंट्री एक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। अब कंट्री एक्स के ये सारा सिचुएशन बता रहा है, नॉट ऑफ बीए, लेकिन एक साथ में और एक सपना दिखा रहा है। सपना क्या दिखा रहा है कि 2025 तक ये सेकंड लार्जेस्ट मार्केट हो जाएगा इन द वर्ल्ड। थर्ड लार्जेस्ट, सॉरी, थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है ना। ठीक है, बिहाइंड द यूएस एंड चाइना। यूएस एंड चाइना के पास थर्ड ये कंट्री एक्स आ जाएगा। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मीट द सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। और गवर्नमेंट भी चाहती है हम इस इंडस्ट्री के सारे जो मैक्सिमम पोटेंशियलिटी होती है वो हम एक्सप्लोर करें। However, it will create challenges also for the airline industry and its industry partner. उसके बावजूद भी कुछ challenges आ रहे हैं, उसी के लिए तो बैठे हैं। Government also wants to ensure that broader business and policy environment should not place a hurdle which inhibit growth and reduce the level of benefit that aviation can deliver to the nation. अब एक ऐसा बिजनेस मार्केट चल रहा है, एक एविएशन इंडस्ट्री कंट्री एक्स के पास है जिसको वो पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि हम अपनी कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे किसी भी कंडीशन में इस इंडस्ट्री पर कोई दाग न लगे, इस इंडस्ट्री का हम मैक्सिमम यूज कर सके अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करने में। अच्छा, कहता है द इंडस्ट्री एंड द चेन पार्टनर्स एंड द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी मेकर्स। तो गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स और इस इंडस्ट्री के सपोर्टिंग एक्टिविटीज करने वाले लोग यानी इंडस्ट्री के लोग have a clear mandate to work in collaboration towards the common goal of ensuring that aviation's economic and social benefits are fulfilled। तो हर कोई एक कॉमन गोल की तरफ लगा हुआ है। तो अभी तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी अभी तक। फिलहाल क्वेश्चन में देखा जाए तो हमको एक बैकग्राउंड दिया गया है बीए कंपनी के बारे में कि वो जिस कंट्री में बेस्ड है उस कंट्री का मार्केट बहुत ज्यादा पोटेंशियल से भरा हुआ है एविएशन इंडस्ट्री के लिए। और गवर्नमेंट भी पॉलिसी अपनी इस तरह से बनाना चाहती है कि ताकि एविएशन इंडस्ट्री की मैक्सिमम ग्रोथ हो सके, जिससे इकोनॉमिक जो स्ट्रांग हो सके। डिस्पाइट ऑफ ऑपरेटिंग इन वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट बीए स्ट्रगल फॉर पैसेंजर्स। अब सोचो, दुनिया का तीसरा नंबर का देश बनने जा रहा है, बावजूद इसके ये जो कंपनी है बीए वो स्ट्रगल कर रही है पैसेंजर्स के लिए। ऑल्सो बीए इज द फॉलोइंग फेसिंग फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। बीए ये प्रॉब्लम फेस कर रही है। अब देखो हमारे पास अब क्वेश्चन का सामने एक सार निकल करके आया, हमको ये समझ में आया कि हम किस जगह बैठे हुए हैं और हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स रखी जाएंगी। नाउ आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दोस प्रॉब्लम वी आर नीडेड टू कंक्लूड अ रिजल्ट। विद रिजल्ट हमें एक रिजल्ट पर पहुंचना होगा जिससे हम ये पता कर सकें, ये कर सकें कि आने वाले समय में हम इस कंपनी के पोटेंशियल को कैसे यूज कर सकते हैं देश की ग्रोथ में। एविएशन ट्रिब्यूनल टर्बाइन फ्यूल। एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो होता है जिससे जिससे चलता है हमारा एरोप्लेन जैसे हम लोग की गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से चलती है तो हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड पेट्रोल या एटीएफ कहा जाता है। प्राइसेस कंस्टिट्यूट अबाउट 40% ऑफ द ऑपरेशनल कॉस्ट। अब हमारी बात अब देश की नहीं हो रही, अब हम बात कर रहे हैं बीए कंपनी की, एक कंपनी जो इस कंट्री एक्स पे है जिसका बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल है आने वाले समय में ग्रोथ करने का। अब हम बात कर रहे हैं इस एविएशन कंपनी की बीए, ये कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है। प्रॉब्लम नंबर वन, प्रॉब्लम वन क्या फेस कर रही है ये कंपनी?
एटीएफ का प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है और ये टोटल कंट्री एक्स में चलने वाली एविएशन इंडस्ट्री की ऑपरेशनल कॉस्ट का 40% है। तो प्राइसेस ऑफ एविएशन एटीएफ, पहली प्रॉब्लम। और प्राइसेस ऑफ एटीएफ कितना है? 40% ऑफ टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट। बहुत ज्यादा है। यानी अगर इस इंडस्ट्री में कोई कंपनी 100 रुपए खर्च करके कॉस्ट आती है तो उसका 40% नियर अबाउट एटीएफ का होता है। अच्छा, एंड आर टैक्स्ड हाई हेयर देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एटीएफ पर टैक्सेस इसी देश में लगाए जाते हैं, कंट्री एक्स में। ये जो बीए कंपनी है ना, सबसे पहली प्रॉब्लम वो फेस कर रही है टरबाइन फ्यूल की, जो एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है जिससे जहाज उड़ते हैं, जो फ्यूल की तरह यूज होता है। और अब इस एटीएफ की जो टोटल कॉस्ट कंसिस्ट होती है, वो टोटल कॉस्ट की, ऑपरेशनल कॉस्ट की 40%। सोचो कितनी कॉस्ट, कितने छोटे 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 कॉस्ट लगते हैं, उसपे 40% अकेला कॉस्ट, मेजर कॉस्ट एटीएफ का है। और उसके बावजूद ये कहता है कि इस देश में यानी कंट्री एक्स में सबसे ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं एटीएफ पर, नॉट इन द कंट्री और इन द रीजन बट थ्रू आउट द वर्ल्ड सबसे ज्यादा टैक्सेस यहीं पर लगाए जाते हैं। तो एक प्रॉब्लम तो समझ में आ रही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट चार्जेस 14% ड्यूटी एंड स्टेट गवर्नमेंट चार्जेस टैक्सेस एज एट द रेट ऑफ 29%। अब ये जो चार्जेस हैं, इस पर जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो दो है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और ये स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना चार्ज कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट 14% एंड 29% स्टेट गवर्नमेंट। अब बताओ, इतने ज्यादा टैक्सेस हैं। अब ये मत जोड़ लेना टोटल टैक्सेस आउट ऑफ 100, जो 40% है उसका 14%, जो 40% है उसका 29%, ये मानकर हम चलेंगे, ठीक है ना। ये टैक्सेस लगाए जाते हैं उस कंट्री के, कंट्री एक्स के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी प्रॉब्लम बता रहे, द करेंसी डेप्रिसिएशन इज हिटिंग एयरलाइन हार्डर, अबाउट 25% to 30% ऑफ देयर कॉस्ट एक्सक्लूडिंग एटीएफ। अब मान लो 100 में से 40% कॉस्ट तो ले लिया एटीएफ ने, बाकी बचा 60% ऑन एन एवरेज। उसमें से 60% का 25% टू 30% ये इन्फ्लेशन से अफेक्टेड है। और वो कौन सा इन्फ्लेशन अफेक्ट कर रहा है? डॉलर डिनोमिनेटेड है। फ्रॉम एयरक्राफ्ट लीज रेंट, मेंटेनेंस कॉस्ट टू ग्राउंड हैंडलिंग एंड पार्किंग चार्जेस अब्रॉड एक्सेट्रा। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 2 कहता है कि इन्फ्लेशन रेट इन करेंसी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का जो टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट है माइनस अगर एटीएफ को हटा दें, एविएशन टरबाइन फ्यूल को अगर हटा दें, तो उसका ऑन एन एवरेज कितना परसेंटेज दिया हुआ है? 25 to 30%। 25% टू 30%। ये हमारा है डॉलर बेस्ड बिजनेस। अच्छा, ये टोटल कॉस्ट का मींस उसमें से एटीएफ को हटकर हटा दे तो 30% जो बिजनेस है वो हमारा डॉलर बेस्ड बिजनेस है। डॉलर बेस्ड बिजनेस मींस जहां ट्रांजैक्शन डॉलर पर किए जाते हैं। अब चूंकि हमारा देश इन्फ्लेशन से ज्यादा जूझ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब भी हम डॉलर्स में ट्रांजैक्शन करेंगे, वो हमारा रूपी मान ले, कंट्री एक्स मान ले, तो रूपी के मुकाबले वो मजबूत होगा और रूपीज कमजोर होगी, जिसके कारण हमको उस डिफरेंस का अमाउंट पे ऑफ करना पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर होता है तो बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। अच्छा, कहता है with the entry of low budget carriers, full service carrier like BA that have higher overhead cost have been forced to offer discount to passenger looking for great bargain। अच्छा ठीक है,
लो कैरियर आ गए, लो बजट कैरियर आ गए ना, लो बजट कैरियर, बिल्कुल ठीक है। हम जो तीसरी समस्या यानी बीए कंपनी जो थर्ड प्रॉब्लम फेस कर रही है वो है लो बजट कैरियर। और हमारी जो बीए कंपनी है ये हायर कैरियर है या हाई बजट कैरियर है, या आप कह सकते हैं बड़ा जहाज और छोटा जहाज, ज्यादा बेटर यही समझ ले कि इस इंडस्ट्री में अब छोटे बजट वाली कंपनियां भी आ रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, छोटे छोटे जहाज ले आकर के चले आ रहे हैं। और हमारी बीए कंपनी में मैक्सिमम जो जहाज हैं, जो फ्लाइट्स हैं, वो बड़े हैं और बिग बजट वाले हैं। अब हर आदमी, जाहिर सी बात है, अगर हमें किसी को अट्रैक्ट करना हो तो मुझे उसको ऑफर देना पड़ेगा लो बजट का, मैं प्राइस लो कर दूंगा। अब बड़ी कंपनी हो, अगर छोटी कंपनी लो प्राइस दे रही तो बड़ी कंपनी भी भैया अरे भैया वहां पर ज्यादा कस्टमर चले जाएंगे, प्राइस अपना लो करो। अब कंपटीशन हो रहा है वहां पर, कंपटीशन होने से अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही फायदा होता है, ये भी आप लोगों को मालूम है। तो यहां पर एक तरह से देखा जाए तो कंपटीशन बढ़ रहा है, और उस कंपटीशन के बढ़ने से लोग जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो प्राइस बार्गेन को ज्यादा ध्यान पे रख रहे हैं। और यहां पर बीए कंपनी चूंकि हाई बजट कैरियर है, तो उसकी कॉस्ट भी हाई होगी, जो ओवरहेड कॉस्ट है वो भी हाई होगी। ये इसकी तीसरी प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉब्लम बताता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म पॉलिसीज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेंसिटी आर अमंग द एरियाज दैट कुड फर्दर एनहांस कंट्री एक्स कम्पिटिटिवनेस। ठीक है, हो क्या रहा है, अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं बताया है, हमें एक उल्टा रास्ता दिखाया है प्रॉब्लम बताते बताते कि टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा है, गवर्नमेंट कर रही है टूरिज्म एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, टूरिज्म के लिए हम पार्क बनाएंगे, टूरिज्म सेक्टर के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, उनके लिए नई नई पॉलिसीज जनरेट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट इस मामले में या इन टोटालिटी कंट्री एक्स यहां पर आगे बढ़ेगी, बस कोई प्रॉब्लम नहीं थी। The intense competition amongst domestic airline carrier, the need to capture slice of the ever expanding market, and passenger price sensitivity makes the airline difficult to raise ticket price. अब चूंकि कंपटीशन बढ़ गया, क्या बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया, और जब हाई कंपटीशन होता है तो वहां पर प्राइसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, और जब प्राइसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा तो ओवरऑल प्रॉफिट डिक्रीज होगा, यस और नो। क्योंकि जो कस्टमर है वो प्राइस सेंसिटिव होता है, और जब प्राइस सेंसिटिव हो जाएगा हाई कंपटीशन में तो वहां पर प्रॉफिट अफेक्टेड होगा। अब अगर कंपनी अपने प्राइसेस को हाइक करना चाहे तो नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज प्राइस, टिकट प्राइस, यू कैन से टिकट का प्राइस हम इंक्रीज नहीं कर सकते। अच्छा जी, together, these factors have now plunged country X aviation industry to its most precarious phase in the last 3 years or so. पिछले 3 साल में कंपनी का बिल्कुल सिस्टम चेंज हो गया, या ये कह सकते हैं अनसर्टेन है कि करना क्या है। भाई जब इस तरह का कंपटीशन हो, कॉस्ट हाई हो, फ्यूचर अच्छा दिख रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली हमें समझ में नहीं आ रहा हो करें तो करें क्या। तो उस केस में BA is facing huge competition as a year of sharp U-turn for ex aviation industry from record profit in year to mega loss. Okay, अब प्रॉब्लम हमको समझ में आ रही है। Company was making huge profit in the last year 1920 in the financial year, but now the company is generating huge loss due to having such type of problems. बिल्कुल यू टर्न हो गया कंपनी का, कहां प्रॉफिट और कहां लॉस में चले गए। तो कहता है कि रिजल्टिंग इन डायरेक्ट नीड ऑफ रिकैपिटलाइजेशन, अब कंपनी को फंड की भी जरूरत है। बीए हैज बीन अपीलिंग टू द गवर्नमेंट फॉर अ डिकेड फॉर रिडक्शन इन द टैक्सेस ऑन फ्यूल। अब कंपनी गवर्नमेंट को कह रही है कि टैक्स कम करो, टैक्स कम करो फ्यूल का। गवर्नमेंट कहेगी तू अकेली कंपनी है, मैं नहीं, अल्टीमेटली गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज, और द गवर्नमेंट इज आल्सो सीइंग द पोटेंशियलिटी इन द मार्केट।
But if a single company is going to make an appeal to the government to decrease in the ATF taxes, then how it is possible for the government to do so? ऐसा कहना भी गलत था और ये सारे के सारे एफर्ट्स कंपनी के ऑल इन वेन, सारे के सारे बेकार चले गए। एटीएफ इज 35-40% मोर एक्सपेंसिव इन कंट्री एक्स देन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अरे बाप रे बाप। एटीएफ कंपनी कंट्री कंपनी की बात नहीं कर रहा है, एटीएफ की बात कर रहा है कि इस एक्स देश में, कंट्री एक्स में बाकी देशों के मुकाबले एटीएफ बहुत महंगा है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है वो बहुत महंगा है बिकॉज ऑफ रिलेटिवली हाईली टैक्स रेट्स। एडवाइज द स्ट्रेटजी दैट बीए शुड follow in order to gain superior performance and competitive advantages over its competitors। हमसे पूछा क्या है, हम हमें अब चूंकि कहानी सारी की सारी समझ में आ गई और कहानी बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमें यह देखना है कि क्वेश्चन हमसे पूछता क्या है। बिना क्वेश्चन का ये जाने कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है, बिना उसके जाने अगर हम रिजल्ट देने लगेंगे जवाब, तो हमारा जवाब गलत होगा या हमें मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होता है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये देखना कि हमसे पूछा क्या गया है। हमने चूंकि सारी की सारी चीजें यहां लिख दी हैं, अब एक बार अगर देखा जाए तो इतनी ही प्रॉब्लम्स हैं और हमसे कहता है कंपनी कहती है, बीए कंपनी हमसे दो चीजें पूछती है। जरा देखो तो क्या दो चीजें पूछा है। Advise the strategy that BA should follow in order to gain superior performance and competitive advantages। And competitive advantages। हमसे यही दो चीजें पूछी गई है, कंपनी हमसे एडवाइस ले रही है, करें तो करें क्या। अगर अब ये देखा जाए कंपटीटिव एडवांटेजेस या सुपीरियर परफॉर्मेंस, देखो ना, जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक तरह से हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की, एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन की, और हम बात कर रहे हैं प्राइसिंग को लेकर के। कंपटीटिव एडवांटेजेस का मतलब प्राइसिंग और नॉन प्राइसिंग फैक्टर्स की। सर मतलब क्या है इनका? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन पढ़ते गए, कहानी अब बिल्कुल दिमाग में सेट है। दैट द कंपनी इज फेसिंग दीज 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम मेजर। जहां मेरी औकात नहीं है वहां हम बात नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये कि बीए कंपनी की इस चीज की वैल्यू नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है द कंपनी हैज मेड एन अपील टू द गवर्नमेंट टू डिक्रीज इन द टैक्स रेट्स ऑन एटीएफ, बट ऑल इन वेन। सारा का सारा बेकार है। अगेन दिस थिंग कैन नॉट बी रिपीटेड ओवर हियर इन दिस सॉल्यूशन। क्योंकि क्या रखा है क्वेश्चन में, अब हम ये सजेशन नहीं देंगे कि एक बार और अप्लाई कर दे, एक बार और अप्लाई कर दे। अरे बार बार प्रयास करते रहो, डू योर एफर्ट्स रेगुलरली, भगवान जाने कब सुन ले तुम्हारी। तो भैया वो चीज अब आपको यहां नहीं लिखना, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। बच्चों की आदत होती है कि वो इस चीज को दोबारा रिपीट जरूर करेंगे कि द कंपनी शुड ट्राई इट्स बेस्ट टू ड्राफ्ट अ स्कीम इन सच अ वे सो दैट द गवर्नमेंट कैन कंसंट्रेट ऑन दोज थिंग्स और द फैक्टर्स, ऑल द थिंग्स आर रबिश। सारी की सारी चीजें बेकार है, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। अब हम आपको जो बोलने जा रहे हैं ढंग से सुनेंगे, और शायद आप लोग इस चीज को सुनेंगे 2 मिनट के लिए आपको लगेगा कि हम बोल क्या रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी मैं बोलूंगा ना, सच सच बोलूंगा, सच के सिवाय नहीं बोलूंगा। हमें अपने रिजल्ट्स को दो पार्ट में तोड़ना है। एक तो मॉनिटरी फैक्टर्स एंड नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स या कंसिडरेशंस।
मॉनिटरी फैक्टर्स की बात करें तो हम दो चीजें बोलेंगे, एक प्राइसिंग एंड द सेकेंड वन इज कॉस्ट। नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स की बात करेंगे तो इसको भी दो पार्ट में तोड़ देते हैं, सेल्फ रिलायंट या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। सर इनका मतलब क्या है, कोई भी डिसीजन इस तरह का होगा ना, इन्हीं चीजों पर ही डिपेंड करता है मेनली। अब आप देखेंगे ना, जो कुछ भी मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवाऊंगा, वो सारी की सारी चीजें यहाँ सॉल्यूशन में कहानी की तरह वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्या करना है क्या नहीं, बेकार है सब। आप ना केवल इतना चीज दिमाग में रख लीजिए, आपका सारा का सारा पॉइंट्स अपने आप कवर हो जाएगा। मैंने कुछ अजीब नहीं लिखवाया, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ क्या। अगर मैं बोलूं प्राइसिंग को लेकर के, तो मैं यहां लिखूंगा फर्स्ट इंक्रीज इन प्राइस, सेकंड डिक्रीज इन प्राइस। ओके, दोनों डिसीजंस आपके हाथ में है, इंक्रीज द कॉस्ट एंड डिक्रीज द कॉस्ट। सर ये कौन सी बात होती है, ये डिसीजंस आप बता रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको डिसीजंस ही बता रहा हूं। अब एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। मैं एक कंपनी हूं बीए, मैं एविएशन सेक्टर में हूं, एविएशन इंडस्ट्री में हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी दूसरों के मुकाबले अच्छा काम करे, मेरे पास कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा हो। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी के पास नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा हो, तो मुझे अपनी टिकट्स की प्राइसेस को लो रखना पड़ेगा। ओके ओके, गॉट इट। सो दैट वी कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स, पहली चीज। दूसरी चीज कि कुछ कस्टमर प्रीमियम चाहते हैं, प्रीमियम बेनिफिट्स चाहते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एयर फ्लाइट बुक करवाई एक जगह से दूसरे जगह के लिए, तो आई रेगुलरली रिसीव अ कॉल फ्रॉम देम, उनके कस्टमर केयर से कॉल आती है कि भाई आपको हम प्रीमियम कस्टमर जानते हैं, आप हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं और हम चाहते हैं कि आप फ्रंट सीट ले लें। फ्रंट सीट मतलब वो ड्राइवर वाला नहीं, वो नहीं, तो ड्राइवर मैं बोल रहा हूँ, कैप्टन वगैरह का नहीं, बल्कि आप जो पैसेंजर्स की जो बैठने की सीटिंग होती है उसमें आप सबसे फ्रंट पर बैठे, वहाँ लेग स्पेस आपको अच्छा मिलेगा, कंफर्ट जोन रहेगा बैठने में, उठने में, सामान रखने में, जो कुछ भी हो। और इस तरह की उन्होंने एक बेनिफिट दिया और कहा कि इसके साथ आपको खाना फ्री। अब उन्होंने प्राइस बढ़ा दी, प्राइस बढ़ा दी, but I just want to have some comfort in the flight because this is the journey of complete 3 hours। और अगर आप देखेंगे ना तो फ्लाइट्स में वो बहुत छोटी जगह होती है लेग स्पेस की, तो बहुत प्रॉब्लम होती है और सीट भी उतनी कंफर्टेबल नहीं होती। तो 2 से 3 घंटे अगर एक जगह बैठना है और कोई काम नहीं करना है, तो एटलीस्ट आई जस्ट वांट टू हैव सम कंफर्ट। तो उस कंफर्ट जोन में जाने के लिए आई थिंक अबाउट टू स्पेंड मोर एंड मोर ऑन दैट। तो मैं अगर एक प्रीमियम फैसिलिटी लेना चाहता हूं तो मुझे अपनी प्राइसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एंड श्योरली आई विल डू दैट। तो कंपनियां ऐसे कस्टमर को कैच करना चाहती हैं। हाँ, उनको प्राइस बढ़ा करके और उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटेट करके, मेरी बात ढंग से समझे तो दोनों चीजें आपको समझ में आई। पहला, प्राइस को डिक्रीज करके वी जस्ट हैव मोर एंड मोर पैसेंजर सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर प्रॉफिट। ओके, we can provide some different benefits, or you can say premium type benefits to specific group of categories of customer, so that they can avail that facility by paying higher price rather than normal price। तो वो लोग उस फैसिलिटी को अवेल करना चाहेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, प्राइस में इंक्रीज भी किया, प्राइस में डिक्रीज भी किया।
चूंकि डोमेस्टिक कंट्री में हमारे पास छोटे बजट के कैरियर्स ज्यादा आ रहे हैं, मेरे पास बड़ा कैरियर है, अब हम उसकी बात करते हैं। अब बड़ा कैरियर, जगह ज्यादा, ज्यादा लोगों के बैठने की सीटिंग कैपेसिटी है, वहीं पर बगल में मेरे ही कंपटीशन में एक छोटा कैरियर आकर के बैठ गया, आकर लग गया, कम पैसा लेकर के वो फुल होकर के जा रहा है। दे आर जस्ट यूजिंग देयर इंटायर कैपेसिटी। कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी अगर 50 पैसेंजर्स की है तो 40-45 they can arrange, but I have a capacity of 200 passengers. How it is possible for me to arrange such huge number of passengers? क्योंकि मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा होगी उस छोटे कैरियर के मुकाबले, मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा होगी, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? मुझे वो 200 अगर पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, देन आई ट्राई माय बेस्ट टू हैव एटलीस्ट 150 प्लस पैसेंजर्स एटलीस्ट। लेकिन उसको 50 इकट्ठे करने में टाइम नहीं लगा, मुझे 150 इकट्ठे करने में टाइम लगेगा। देन व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? मुझे अपनी प्राइसेस को कम करनी पड़ेंगी, मुझे कुछ प्रीमियम बेनिफिट्स देने पड़ेंगे पैसेंजर्स को, ताकि हम कैटेगराइज कर सके, ताकि हम कैटेगराइज कर सके और अपने फ्लाइट की कैपेसिटी को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। गॉट इट? फ्लाइट की कैपेसिटी को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, ये भी तो होता है। अच्छा, दूसरी बात मैंने बताई थी कैपेसिटी के साथ साथ एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी यहां कैसे रोल प्ले करती है? मान लेते हैं ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है, लोगों को यहां से यहां जाना है, लेकिन एक पॉइंट आता है बीच में, पॉइंट नंबर सी। कई लोग यहां पर उतरना भी चाहते हैं, मेरी बात ढंग से समझेंगे। अगर हम यहां से यहां तक के लोगों को वन स्टॉप जर्नी देते हैं, तो माइट बी आई हैव 80 पैसेंजर्स, माइट बी, एंड टोटल कैपेसिटी इज 200। मेरी बात ढंग से समझे। लेकिन अगर हम यहां से यहां तक स्टार्ट कर दे, एक स्टॉप ओवर कर दे, एक स्टॉप बना दें बीच में, एक नॉन स्टॉप जर्नी ना देकर एक स्टॉप बना दें और यहां से यहां तक की जर्नी दे दें, प्राइसेस को कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दे, तो हो सकता है मेरे पास टोटल 130 जर्नी पर आ जाएं और 80 तो यहां तक जाएंगे ही। यानी हमने पॉइंट सी तक के लिए एक्स्ट्रा 50 पैसेंजर्स पिक कर लिए, मैंने अपनी एफिशिएंसी यूज की। सर ये तो कैपेसिटी भरने वाली ही बात है, यस यू कैन से सो। एफिशिएंसी, हम यहां से यहां तक, मेरी बात ढंग से समझेंगे, हम यहां से यहां तक एक दिन में एक चक्कर काट रहे थे, मेरी बात ढंग से समझे। हम पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी में एक बार जाना और एक बार आना कर रहे हैं, दूसरी बार नहीं जा पा रहे हैं, या एक दिन में हम 2 बार आ और जा रहे हैं, इतना ही वो कैरियर कर सकता है। उसके पास थोड़ा टाइम और है, अगर हम इस पॉइंट सी को पिक कर लें, इस पॉइंट सी को पिक कर लें, तो हो सकता है कि हम 3 बार आना और जाना कर लें, हो सकता है, क्योंकि मुझे पॉइंट सी के कस्टमर्स ज्यादा मिल सकते हैं अगर हम नॉन स्टॉप जर्नी एक छोटे छोटे पॉइंट्स की जर्नी रखें तो। that depends upon the situation, we are needed to analyze more and more thing. Right now I'm just digging those things which can be pointed out. तो हम उन चीजों को यहां पर सोच रहे हैं कि जो सामने आ सकती है, हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करें, हम अपनी उस कैपेसिटी के साथ साथ एफिशिएंसी को इंक्रीज करें, जो उस फ्लाइट की जो एफिशिएंसी है रन करने की, साल भर में वो 100 फ्लाई करता है, हम उसको 200 फ्लाई करवाएं, 150 फ्लाई करवाएं, ज्यादा से ज्यादा काम करवाएं, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लगना ही लगना है। अब बात समझ में आई? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अभी तक मैंने आपको बताया इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस, दो चीजें प्लेन प्लेन बताई, और उसके बाद एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैंने आपको बताया फ्लाई से रिलेटेड। नाउ द सेकंड थिंग इज कॉस्ट, increase in cost and decrease in cost. First of all, we are needed to analyze each and every aspect relating to the cost, which are productive and which are unproductive. जो प्रोडक्टिव हैं उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, इफ द कॉस्ट आर अनअवॉइडेबल देन ट्राई टू रिमाइन कांस्टेंट, हम उनके बारे में वी डू नॉट ट्राई टू थिंक अबाउट दोज कॉस्ट, हम उनके बारे में डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि वो फिक्स हैं, जैसे टैक्सेस वगैरह होते हैं वो फिक्स होते हैं, वी आर नीडेड टू पे देम एट एनी हाउ।
तो उनके बारे में हम नहीं सोचेंगे। लेकिन जो कॉस्ट हमारी कंट्रोल कॉस्ट है, कंट्रोलेबल कॉस्ट है, अनकंट्रोलेबल के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं और प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव कॉस्ट को ढूंढने की बात कर रहा हूं। चलो भाई, कॉस्ट को थोड़ा अलग करते हैं। ये प्रोडक्टिव कॉस्ट है, ये अनप्रोडक्टिव कॉस्ट है। अच्छा भाई, ये प्रोडक्टिव कॉस्ट ये कंट्रोलेबल है, ये कॉस्ट अनकंट्रोलेबल। प्रोडक्टिव है तो कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल किनारे करो, लेकिन अनप्रोडक्टिव है और उसमें कंट्रोलेबल कॉस्ट है, तो उस पॉइंट को यहां पर ले आओ, उस कॉस्ट को हटाओ। डिक्रीज इन कॉस्ट, आप कॉस्ट को कम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वी आर नीडेड टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑल्सो। कभी कभी होता क्या है कि जो प्रीमियम कस्टमर होते हैं ना, दे जस्ट वांट टू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड। अगर हमने प्राइस इंक्रीज की है तो हमें कहीं ना कहीं उस कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी भी पड़ेगी। अगर हमने प्रीमियम कस्टमर को प्रीमियम बेनिफिट्स देने हैं तो उसके साथ साथ हमने अगर उनसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिए हैं तो उनको हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देने पड़ेंगे, तो वो हमारी कॉस्ट को भी इंक्रीज करते हैं। तो हमेशा कॉस्ट डिक्रीज नहीं होती, कभी कभी हमें कॉस्ट इंक्रीज भी करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये हमारा फायदा ही बढ़ाएंगे। अच्छा, अगर इंक्रीज द कॉस्ट की बात करें तो कभी कभी हम लोग को अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग और स्किल्स पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसी कॉस्ट को इंक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, जबरदस्ती ना करें। अगर हम अपने कॉस्ट के मेंटेन और उसको मैनेज करने की बात करें तो हमें अपने स्टाफ और के स्किल और उनकी ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर वो प्रॉपर ट्रेंड होंगे, अगर वो प्रॉपर स्किल्ड होंगे तो वो अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। जरूरी नहीं हर समय ऐसा पॉसिबल हो पाए क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत परेशान तो रहता ही हूँ। लेकिन हाँ, जहां तक हो सके मैं भी कहता हूँ कि भाई ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लो। भले ही कॉस्ट इंक्रीज होती हो, सीखो ना, क्या दिक्कत है, गलतियां करो, लेकिन गलती ऐसी ना हो। गलतियां करो, सीखो, ट्रेनिंग स्किल, तो वो ट्रेनिंग और स्किल देनी पड़ती है, उसके लिए कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती है। मान लीजिए मेरे पास कोई फैकल्टी आया, उसने कहा सर हमको तो ये रिकॉर्ड करना है, मैंने कहा कर लो। It doesn't mean at all that as and when they start to shoot their lectures, I'll try to upload those lecture in our YouTube channel or any other social media directly from the very next day. First of all, I'll watch those videos whether they are in a particular way, क्या वो टीचर उस तरह से डिलीवर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। Each and every aspects will be seen by me or seen by our management team so that we can go ahead, we can pursue the things positively. In the same way here, अगर हम अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, किस चीज की, ट्रेनिंग की कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग की कॉस्ट से फायदा नहीं मिलता, बहुत फायदा मिलता है। क्या स्किल देने से फायदा नहीं मिलेगा सर? बहुत फायदा मिलता है। तो ट्रेनिंग और स्किल से अल्टीमेटली कस्टमर्स की जो सेटिस्फैक्टरी लेवल होता है वो बढ़ता है, जो कंपनी के एफिशिएंसी या काम करने की पावर होती है वो अच्छी होती है। क्लियर है? पक्का सर। तो इंक्रीज द कॉस्ट, डिक्रीज द कॉस्ट, इंक्रीज द प्राइस एंड डिक्रीज द प्राइस, ये समझ में आया? हाँ सर। अब हम बात करेंगे नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स की। अच्छा, नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स में पहला हम देखेंगे जो सेल्फ रिलायंट होगा। सेल्फ रिलायंट का मतलब ट्रेनिंग एंड स्किल, अभी तो बताया मैंने। अच्छा, और क्या हो सकता है सेल्फ रिलायंट में? हम शॉर्ट पॉइंट्स पर अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। शॉर्ट पॉइंट्स जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हम बहुत लंबी जर्नी ना करके उसको स्टॉप कर करके चले। वन नॉन स्टॉप जर्नी के अलावा हम स्टॉप वाली जर्नी को भी ध्यान में रख सकते हैं कि वन स्टॉप होगा, टू स्टॉप्स होंगे, उनको भी ध्यान में रखा जा सकता है। अगर सामने वाले छोटे कैरियर हैं और हम बड़े कैरियर हैं, मेरी बात ढंग से समझेंगे। अगर सामने वाला लो बजट कैरियर है और मैं बिग बजट कैरियर हूं, तो केवल आपको घाटा दिख रहा है क्या इसमें? नहीं सर। देखो, हर एक चीज का एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। एक निगेटिव एस्पेक्ट ये था, यस वी हैव ह्यूज ऑपरेशनल कॉस्ट एंड दे हैव लो ऑपरेशनल कॉस्ट, बट ऑन द अदर साइड वी हैव मोर कैपेसिटी रेदर देन देम। वो 50 से ज्यादा नहीं बैठा सकते, बट वी कैन हैव पैसेंजर्स मोर देन 150 मींस अप टू 200। दिस इज आर पॉजिटिव। हम
ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। मेरी बात ढंग से समझें। और आपने वेरिएबल कॉस्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है, यानी मार्जिनल कॉस्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें आपने ये सारी चीजें सीखी हैं कि कभी कभी 10 रुपए का सामान होता है, उसकी कॉस्ट आती है 10 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट होती है 6 रुपए पर, तो कभी कभी हम उसको 7 रुपए 8 रुपए पर भी सेल करते हैं, वो भी हमें फायदा दिखता है। ये मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट में बताया था। लेकिन यहां अगर मैं बोलूं कि ये मेरा एक पॉजिटिव भी तो है, बड़ा कैरियर होना भी तो पॉजिटिव है, बड़ा कैरियर होना भी तो पॉजिटिव है। मेरे पास ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है तो मेरे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स भी तो ज्यादा हो सकते हैं, मैं ज्यादा फुटफॉल्स करूंगा, उनसे हम बेनिफिट्स उठाएंगे। हम अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं पर पैसेंजर के हिसाब से, बट द सेम ऑप्शन कैन नॉट बी डन और कैन नॉट बी यूज बाय द लो बजट कैरियर, बट वी कैन डू सो। हम क्यों ना उस अपने प्रॉस थिंग्स को हमेशा कॉन्स कॉन्स देख रहे हैं, नेगेटिव थिंग्स दे रहे हैं, अरे पॉजिटिव थिंग्स भी तो, आप बड़े बजट वाले हो, आपका मार्केट में नाम है बड़े कैरियर के तौर पर। आप अब मेरे सामने दो जहाज हो, एक छोटा एक बड़ा, मैं कहां जाना चाहूंगा, लो बजट या बिग बजट में? बड़े बजट में जाना चाहूंगा, लोग उस पर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, बट ऑब्वियस है भाई, क्योंकि इसमें टर्बुलेंस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, खटखट खटखट खट हिलने में की प्रॉब्लम कम होती है, जबकि छोटे लो बजट कैरियर में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और कई लोग अवॉइड करते हैं, नहीं 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 हम थोड़ा उसमें जाएंगे, उसमें टर्बुलेंस कम होते हैं। तो कहने का मतलब ये झटके लगना मींस, झटके जब हवाई जहाज सबसे ऊपर होता है ना तो टर्बुलेंस होता है, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। फिलहाल उसके रीजंस अलग अलग होते हैं, लेकिन ये हम किसको लाइक करेंगे भाई, जहां टर्बुलेंस कम हो, जहां पर हमें फैसिलिटीज अच्छी मिले, जहां पर हमें बड़ा जहाज हो, तो बट भाई जाहिर सी बात है वहां पर फैसिलिटीज और प्रीमियम क्वालिटी का लुक होगा, वो चीजें, ठीक है ना, वो मेरा एक फायदा है। तो सेल्फ रिलायंट में हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा प्राइसिंग को कम करके। कंपटीटिव एडवांटेजेस, जब हम कंपटीटिव एडवांटेजेस की बात करते हैं, व्हाट कस्टमर वांट टू पे, what customer want to pay, डिफरेंस यानी माइनस, व्हाट इज द सर्वाइवल कॉस्ट। या कह सकते हैं सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइवर करने के लिए हमें कम से कम कितना चार्ज करना पड़ेगा, आप प्राइसिंग से इसका मतलब ले सकते हैं। मान लीजिए मैं किसी कस्टमर से पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए कस्टमर पे करना चाहता है 3000, लेकिन मैं उससे 3100 तक ले सकता हूं, 3200 तक ले सकता हूं, ये हमारी सर्वाइवल प्राइसिंग है या कॉस्ट है, इससे नीचे मैं नहीं आ सकता। या ये कहें कि अगर कस्टमर 3000 पे करना चाहता है और मैं 2800 रुपए ही चार्ज कर सकता हूं सर्वाइवल के लिए, ये तो वो बहुत बुरी समय बीतेगी जब ऐसी सिचुएशन आएगी। हाँ, नॉर्मली एक कस्टमर, अगर मैं देखूं तो कस्टमर को मालूम है यहाँ से दिल्ली तक का जाने का किराया 5000 होता है या 10,000 होता है, लेकिन कंपनी की सर्वाइवल कॉस्ट देखा जाए तो अगर 10,000 कस्टमर पे कर सकता है, लेकिन कस्टमर से कंपनी 7,000 तक अगर चार्ज करे तो सर्वाइवल कॉस्ट है, 8,000 तक चार्ज करे तो भी कंपनी सर्वाइव कर जाएगी, 9,000 तक है तो कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। दिस इज नोन एज कंपिटिटिव एडवांटेजेस। तो ये बड़े कैरियर के साथ ज्यादा आसानी के साथ पॉसिबल है रेदर देन छोटे कैरियर के साथ। तो यहां पर कंपनी के पास एक बेनिफिट है, वो सर्वाइवल प्राइसिंग अपनी देख सकती है कि हम कहां तक अपने आप को सर्वाइवल के लिए प्राइस को लो कर सकते हैं, कितना, और कस्टमर कितना एक्चुअल में पे कर सकता है। दिस इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। केवल कस्टमर कितना पे कर सकता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ कस्टमर तो इतना पे कर रहा है लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर्स इतना चार्ज कर रहे हैं। तो अब मेरी बात ढंग से समझें, हम 2800 तक चार्ज करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर्स अगर 2900 2900 चार्ज कर रहे हैं तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा एज है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा एज है, मैं अभी भी उनसे 100 रुपए कम चार्ज करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने पाले में ले सकता हूं। तो ये प्रॉस एंड कॉन्स हैं चीजों के, आपको देखने पड़ेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। आपको अब शुरू से मैं आपको बताऊं,
मुझे कहीं जाना है, मैं एक एविएशन के पास कॉल करता हूँ, प्राइसिंग देखता हूँ, नेट पर जाता हूँ, प्राइसिंग देखता हूँ, डिस्काउंट ऑफर्स देखता हूँ, उसके बाद में फ्लाइट बुक करता हूँ। जब भी मैं फ्लाइट बुक करूँगा, मैं अपने टाइम स्लॉट को देखूँगा कि वो मेरे हिसाब से, वो ज़ाहिर-सी बात है, वही लोग फ्लाइट पर बैठेंगे जिनका टाइम बहुत प्रीशियस होता है या वो बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। और वो नॉर्मली देखा जाए तो एक नॉर्मल कस्टमर से जो बस की फैसिलिटीज़ को यूज़ करता है, ट्रेन की फैसिलिटीज़ को यूज़ करता है, उससे ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का बेनिफिट लेना चाहता है। अब उस प्रीमियम कस्टमर में भी जो रेलवे से अधिक की प्रीमियम बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनको भी हम 2 पार्ट में बाँट सकते हैं। लो बजट कस्टमर एंड हाई बजट कस्टमर या प्रीमियम कस्टमर। लो बजट कस्टमर्स के साथ हम ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो वो कभी नहीं आएँगे, वो उन्हीं फ्लाइट्स की ओर जाएँगे जो कम प्राइस को चार्ज करते हैं। तो बेटर टू चार्ज लोअर अमाउंट फ्रॉम देम एंड चार्ज हायर अमाउंट फ्रॉम द प्रीमियम टाइप कस्टमर। अब समझ में आया। अब इसके लिए हमको अपनी कॉस्ट और एफिशिएंसी और कैपेसिटी को पूरी तरह यूटिलाइजेशन भी करने आना चाहिए। हमारी कंपनी के सबसे ज्यादा कॉस्ट जो होती है, जिन 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 चीजों पर हमारा बस चलता है, हम उसको लो करने की कोशिश करेंगे कॉस्ट को लेकर के, और जिन पर हमारा बस नहीं चलता उनको हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। मेरी बात ढंग से समझेंगे। जहाँ हम अपनी अपॉर्च्युनिटी देखेंगे, क्या आपको लगता है कि अपॉर्च्युनिटी है? क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मार्केट में फॉर फ्यूचर में भी रहेंगे? हाँ, हो सकता है इससे ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन आए, क्योंकि हमको साफ-साफ दिख रहा है कि 2030 तक इस कंट्री में 300 मिलियन तक के पैसेंजर्स हो जाएँगे। राइट नाउ द नंबर ऑफ ट्रैवलर्स आर 100 मिलियन, बट in the next decade that would become 300 मिलियन। और साथ ही साथ ये जो हमारा मार्केट है इस देश का, वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा एविएशन इंडस्ट्री का, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्यों ना इस बढ़ते हुए मार्केट में अपना फायदा देखा जाए। तो कहने का मतलब, हाँ, मार्केट ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, कंपटीशन बढ़ेगा और उस कंपटीशन बढ़ने में कस्टमर का फायदा होगा, लेकिन कंपनी का भी फायदा होगा अगर कंपनी सही तरीके से अपनी एफिशिएंसी, कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करे, साथ ही साथ अपनी प्राइसिंग को इस तरह से मैनेज करे जिससे कि दूसरे लोग इसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी का फायदा ना ले पाए अपने फेवर में। तो इस कंपनी को चाहिए कि अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी इस तरह से डिसाइड करने की कि दूसरे लोग उसका फायदा ना उठा पाएं और उसके कस्टमर उसके मेंटेन रहें, और ये कंपनी दूसरे कंपनी के कस्टमर्स को अपने फेवर में ला सके, प्राइस लो करके उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे करके। अगर इसके पास बड़ा कैरियर है तो इसके पास कुछ प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं। कॉन्स ये है कि इसकी ऑपरेशन कॉस्ट ज्यादा होगी, प्रॉस ये होगा कि उस ऑपरेशन कॉस्ट को ये लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स को यूज करके कम कर सकते हैं और फायदे में जा सकते हैं। और जब भी हम डिसीजन लेते हैं, नॉन मॉनिटरी डिसीजंस भी ले सकते हैं। इसके लिए स्किल और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हम अपने एम्प्लॉयज को यानी स्टाफ को स्किल दे सकते हैं, प्रॉपर स्किल दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, ताकि वो चीज़ों की कॉस्ट को कम कर सके या लोगों की हॉस्पिटैलिटी पर ज़्यादा ध्यान दे सके, या ये कह सकते हैं कि अगर हम प्रीमियम टाइप का बेनिफिट देना चाहते हैं तो उस प्रीमियम टाइप का बेनिफिट देने लायक हो। तो ये चीजें समझ में आई। अब अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ेंगे ना, यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू। मैंने आपको ये सारा पॉइंट एक लेमैन की लैंग्वेज में समझाया, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया कि आई हैव कोट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट व्हाट एवर इट हैज बीन कोटेड इन योर सॉल्यूशन। लो कॉस्ट एडवांटेजेस, ऑफरिंग और डिफरेंशिएशन एडवांटेजेस, वही है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? अगर मैं किसी फ्लाइट पे जाता हूँ, मेरे ढंग से वहां पर सुनी नहीं गई, या मुझे जो खाना दिया गया वो ठीक ठाक नहीं था, प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं मिली, या कह सकते हैं मुझे कुछ टर्बुलेंस की प्रॉब्लम हुई, या मैंने कुछ कंप्लेंट की थी तो उन कंप्लेंट्स को उन लोगों ने सुना नहीं या अनसुना कर दिया, या उन लोगों ने जो मैं मेरा मेरा जो एक्सपोज़र था दूसरे लोगों को देख कर के कि वहाँ पे लो प्राइसिंग है, लेकिन वो सिस्टम नहीं है जो मैं चाहता था उस फ्लाइट से, तो अगली बार जब मैं जाऊँगा, तो मैं उस कंपनी की फ्लाइट पर नहीं जाऊँगा। मेरी बात ढंग से समझे। वो ओवरऑल एक एस्पेक्ट देता है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का। इज़ इट क्लियर? लो कॉस्ट एडवांटेजेस, तो यहाँ कॉस्ट लीडरशिप है, इस कंपनी के पास सारे फायदे हैं। कंपनी अपनी कॉस्ट को कम कर सकती है काफी जगहों पर, और कॉस्ट को इंक्रीज कर सकती है प्रीमियम लेवल के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ये सारी चीजें मैंने बताया। डिफरेंशिएशन एडवांटेजेस की मेरे कस्टमर, अगर यही कस्टमर दूसरे मेरे फ्लाइट पर आता है तो उसको ये एडवांटेजेस मिलेंगे। भाई, अगर आप किसी कुछ चीजों पर ना, जरूरी नहीं कि एक्स्ट्रा कॉस्ट है। मान लीजिए मेरे पास कोई गार्जियन आता है,
चलो स्टूडेंट ही आता है, चलो मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे सामने कोई स्टूडेंट आया, वो आया 200 किलोमीटर की दूरी से, 500 की किलोमीटर जर्नी करके आया, सर आपसे मिलना है, ठीक है। मान लो जिस समय वो ऑफिस में आया, राइट नाउ आई वाज एट दैट टाइम आई वाज नॉट प्रेजेंट इन माय ऑफिस। वो मुझसे मिलने आया, ही वाज वेटिंग आउटसाइड। तो जो रिसेप्शनिस्ट है, जो ऑफिस के बाहर में स्टाफ काम कर रहा है, उन्होंने उससे पूछा नहीं भाई कहाँ से आए हो, कहाँ को जाओगे, कितनी देर बैठोगे, किसका इंतजार कर रहे हो, किसी ने नहीं पूछा। आया है, बैठा है, किसी से मिलना होगा ना। हॉस्पिटलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गार्जियन ओनली, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो वो स्टूडेंट बैठा है, 1 घंटा बैठा रहा, वेट करता रहा, नहीं समझ में आया उसको, वो निगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट करेगा। अरे अगर आपके पास कोई स्टूडेंट ही आया है, पूछो आप क्यों आए हो, आप बैठिए, कहाँ से आए हैं? दूर से आए हैं, भाई इसको चाय पिलाओ, भाई पानी पिलाओ, भाई दूर से आया है, रात भर जागा है, ट्रेन से आया है, बस से आया है, थका हुआ है, इसको नाश्ता भी खिलाओ। ये एक हॉस्पिटलिटी का सिस्टम होता है, ये एक ह्यूमन नेचर होता है, इमोशंस होते हैं, ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए। ये नहीं कि इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन कई जगहों पर इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है, और सक्सेसफुली ट्रेनिंग दी जाती है। मेरी बात ढंग से समझें। तो इस चीज का बहुत दूर तक इम्पैक्ट पड़ता है। गया कुछ नहीं, गया कुछ नहीं, 2 शब्द बोलने थे प्यार से, 2 शब्द बोलने हैं प्यार से, बात खत्म। उतने से ही इम्पैक्ट पड़ जाता है पॉजिटिव। अब मान लीजिए मैं एक शॉपकीपर के पास गया, 3 साल पहले मैं गया था, बट आई गॉट अ निगेटिव फीलिंग्स, और जो वहां के कर्मचारियों में जो एक था सिस्टम, दैट वाज नॉट गुड। मैं वापस चला आया, कभी वहां गया नहीं। तब तक 2 या 2.5 साल बाद, मैं रियल बता रहा हूँ, दूसरी बार उसने कहा, एक बंदे ने कहा चलो उसके यहाँ चलते, मैंने कहा नहीं। उसने कहा चलो, मेरा जान पहचान है, चलो। मैं गया तो उस समय मालिक मौजूद नहीं था, स्टाफ था। शाम का 7 बज रहा था, 7:15 हो रहा था। जब मैं अपने चीज़ों को देख रहा था वहाँ पे, तब तक उस बंदे ने कहा, "सर 7:15 बज गए।" अब मास्क वगैरह लगाए हैं। सा 7:15 बज गए, जाने का हम लोग का टाइम हो गया सर, कल आ जाइए। तो लेकिन बोलने का एक एटीट्यूड, बोलने का लहज़ा डिफरेंट होता है। "सर हम लोग को जाना है, जाना है, जाना है।" मुझे बड़ा नेगेटिव फीलिंग आई। मैंने कहा ठीक है, मैं वापस आ गया। मैंने कहा बेकार प्लेस है ना। कुछ दिन बाद उस बंदे ने फिर कहा, अरे उस दिन मालिक नहीं था तो हो सकता है। मैंने कहा था, मालिक के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात ढंग से समझे, जैसा मालिक वैसा सिस्टम। तो सिस्टम हमको 2 बार में समझ में आया, अब मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं, आज वो बैठा है, मेरी बात हुई है। मैंने कहा चलो तीसरी बार भी जाते हैं। तो तीसरी बार भी मुझे वैसा ही एटीट्यूड मिला, और मैंने थोड़ा उनको डांटा भी इस चीज को लेकर के। लेकिन सिस्टम पता चलता है, मैंने पहले ही बोल दिया था, जैसा मालिक होगा वैसा ही सिस्टम जनरेट होगा। तो कहने का मतलब कुछ जाता नहीं है किसी के हॉस्पिटलिटी से, प्यार के 2 शब्द बोलने से। यहां पर भी वही है। कुल मिलाकर के नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन ज्यादा फायदा करता है रेदर देन मॉनिटरी कंसिडरेशन। मैं हमेशा इस चीज को ऊपर रखता हूं, नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन को। लेकिन हाँ, बिजनेस चलाना है तो आपको प्राइसिंग फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर को इक्वली उतना इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? पक्की बात है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप इस तरह के केसेस देखें तो आप अपने पॉइंट्स बना लें, जैसे मैंने ऊपर पॉइंट्स बनाए। अब अगर मैं कहूँ प्राइसेस इन एटीएफ, मेरा कुछ नहीं होने वाला भैया, गवर्नमेंट के पास हम कर चुके हैं, ऑल गोज इन वेन, सब का सब बेकार है। इन्फ्लेशन रेट इन करेंसी हाई, हाँ इसके लिए हम बोल सकते हैं कि अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, डॉलर दूसरे देशों में ज्यादा मजबूत हो रहा है, हमारी देश की करेंसी जो है वीक हो रही है, तो हम एक सजेशन दे सकते हैं भाई कि हम ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक जर्नी करवाएं। हम जो डिसीजन लें आज की डेट में एक्स्ट्रा एफिशिएंसी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए, तो विल ट्राई आवर बेस्ट टू हैव मोर एंड मोर कस्टमर हु जस्ट वांट टू ट्रेवल विद इन द कंट्री, कंट्री एक्स। तो हमारा वहां पर जो ये इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, वो उस हद तक हम इसको कट ऑफ कर सकते हैं। लो बजट कैरियर, मैंने आपको बताया कि कॉस्ट हाई है, मेरा डेप्रिसिएशन कॉस्ट ज्यादा है, ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन इसके प्रॉस भी हैं, फायदे भी हैं। हाई कंपटीशन मैंने बता दिया आपको। नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज प्राइस, जरूरी नहीं, तो आप प्रीमियम लेवल के कस्टमर्स को अलग कर लें, उनके लिए प्राइस हाई कर दें, और उनकी कॉस्ट भी थोड़ी हाई हो जाती है, और बाकी केसेस में आप प्राइसेस को कम्पिटिटिव या सर्वाइवल स्टेज पर रख सकते हैं।
चूंकि कंपनी लॉस में है तो इस समय उसको डिसीजन जल्दी से जल्दी लेना है। अब चूंकि आपको ये केस समझ में आ गया किस तरह से डील करना है, राइटिंग स्किल आपको यहाँ पर चूंकि आंसर दिया हुआ है, आप पूरी तरह से एक बार ढंग से पढ़ेंगे एंड यू विल ट्राई योर बेस्ट टू राइट द थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कभी प्राइसिंग को लेकर आ गए तो कभी कंपटीटिव एडवांटेजेस को लेकर, है ना। सिस्टमेटिक एक फ्लो में बनना चाहिए कि ये देखेंगे इस एस्पेक्ट पर, ये सारे पॉइंट है इस एस्पेक्ट पर, ये सारे पॉइंट है इस एस्पेक्ट पर, और लास्ट में ये सारे पॉइंट है इस एस्पेक्ट पर। इस तरह से आपको डिसीजन देने हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से आपके सामने आएंगे किसी एक नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।